हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप लाइव केमिस्ट्री क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है बेटा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड के एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का इसका कॉम्प्रिहेंशन आने के चांसेस हैं और आएगा भी बेटा सीबीएसई में। और रही बात नीट और आईआईटी जेईई की, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर। अगर आप इसको इजीली समझ लेते हैं देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और चलिए बात करते हैं थोड़ी सी कि आज हम जैसे सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, इसमें काफी सारे पोर्शंस होंगे जो आपको बेटा जानने जरूरी है, क्योंकि आप करना चाहते हैं नीट को क्रैक, ओके, और आप करना चाहते हैं आईआईटी को क्रैक। सीबीएसई के बोर्ड में इसका कॉम्प्रिहेंशन आता है और कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करने के बाद उससे रिलेटेड टर्म्स को आपको बताना होता है। तो चलिए ऐसा है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो बच्चा ये सोचता है कि सारे के सारे आंसर मेरे को उसमें से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक्स, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनके टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि उसने बोला कि माइसेल फॉर्मेशन के बारे में कुछ बोला कि यहां पर माइसेल बनेगा। अब माइसेल क्या होता है, कौन से टेम्परेचर पर बनता है, मिनिमम कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए माइसेल बनने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है इस चैप्टर की। ओके, तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इजी टू सॉल्व इन द बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन रही बात आईआईटी जेईई की, तो भैया सारा का सारा चैप्टर आपको प्रॉपर वे से पढ़ना होगा, जैसे आप बाकी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूं। तो बेटा मेरा नाम है जैसे कि सुमित लूथरा और एमएससी केमिस्ट्री, बीएड, बीएससी नॉन मेडिकल इज माय क्वालिफिकेशन। इसके अलावा पीएस टेट, सीटेट, एपीएस, सीएसबी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना मेरा शुरू से शौक रहा है। और इससे पहले आकाश इंस्टीट्यूट्स और वाइब्रेंस जैसे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ा रखा है और 7 साल से बेटा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आप जैसे बच्चों को नीट क्रैक करवाना मेरा सबसे पहला लक्ष्य होता है, सबसे पहला मेरा टारगेट होता है कि नीट के एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो मैंने बच्चे को ना करवाया हो, या वो कोई ऐसा टॉपिक ना उसमें आया हो जो हमने आपस में डिस्कस ना किया हो। ओके, तो मेरी जो कोशिश है वो है नीट क्रैक करना बच्चे के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेप लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो आपको नीट, आईआईटी, जेईई, एम्स, एनआईटी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करता है। हमारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे हर तरह के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहां पर मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। चैनल को बेटा जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपको आएंगे वो बेल आइकन को दबाने पर ही आएंगे, और ऑल कर देना उसको। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, या फिर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के नोटिफिकेशन कुछ भी चाहिए, तो आप बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते समय काफी बच्चों के साथ जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो चैनल है उसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा उनका। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो सिर्फ नीट वाला चैनल ही ज्वाइन करें, जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो आईआईटी वाला चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, यहां पर अगर आप क्रॉस ज्वाइनिंग कर लोगे, अगर आईआईटी वाला नीट में जा रहा है, नीट वाला आईआईटी में आ रहा है, तो बेटा पैटर्न कहां से फॉलो होगा? ठीक है, तो इतना तो आपको दिमाग दिया है भगवान ने कि अगर मैं मेडिकल का हूं तो मैं सिर्फ नीट वाला चैनल ज्वाइन करूं, मेरा आईआईटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, इसके अलावा बेटा आप हम फेसबुक पर फॉलो कीजिए। facebook.preplive.india इज द आप कह सकते हैं कि लिंक है ये हमारा फेसबुक पर जुड़ने के लिए। और इंस्टाग्राम पर तो भैया किस किस को आपने फॉलो कर लिया? आपने इंस्टाग्राम पर इतनी दुनिया को फॉलो कर रखा है, तो एक अच्छी चीज को भी फॉलो करिए, preplive.india, जहां से आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब बात करते हैं डायरेक्टली सरफेस केमिस्ट्री की। तो चलिए बेटा सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री जब हम कुछ इस तरह के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो सिर्फ सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा फोन है, अगर मैं इस फोन के सिर्फ सरफेस पर होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करूं तो उसे कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री।
ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे वाटर की एक ड्रॉप है वो पत्तों के ऊपर बेटा अपने आप आ जाती है। जो लीव्स होते हैं ट्री के, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर आपने एक बूंद पानी की देखी होगी अक्सर ही, ठीक है। तो ये पानी सरफेस पर कहां से आया, कैसे वो यहां पर रह रहा है, ये एक चिंताजनक बात है बेटा, केमिस्ट्री वाले बंदे के लिए चिंताजनक बात है। ओके, दूसरी बात है कि पानी अगर मैं टिश्यू पेपर के ऊपर रखता हूं तो वो पानी को क्यों सोख लेता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो टिश्यू पेपर है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्यों एब्जॉर्ब करता है। ओके, इस तरह के कभी चीजों को सोचा आपने कि क्यों। देखिए बेटा, कभी भी कोई चीज अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए वाई लगाना बड़ा जरूरी है। वाई, WHI, वाई। अगर आप वाई नहीं लगाओगे देन कैसे आप ढूंढोगे। ओके, सो ये कुछ चीजें जो सरफेस रिएक्शंस की मैं आपको बता रहा हूं जो होती हैं। आपने कभी देखा है फॉग पड़ जाती है आजकल, ठीक है, जैसे सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में क्या होता है बेटा, फॉग बहुत पड़ती है जिसे हम कहते हैं धुंध, कोहरा। ओके, ये फॉग क्या है, फॉग क्यों बनती है, कैसे बनती है। और जब हम चाय बनाते हैं तो चाय के ऊपर मलाई आ जाती है बेटा। वो चाय कुछ लोग क्या करते हैं कि मलाई को निकालकर बाहर फेंक देते हैं, कुछ लोग खा जाते हैं, ठीक है। तो ये चाय है, चाय के ऊपर या कॉफी के ऊपर आपको फॉर्म नजर आ रही होगी, फॉर्म या मलाई, ठीक है। तो ये कैसे आती है, तो बेटा देखिए इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो। ओके, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स द इंटरफेस ऑफ टू फेसेस। मतलब कि जब दो फेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके सरफेस आपस में जैसे इंटरेक्ट करेंगे तो उनके सरफेस के आपस में इंटरेक्ट करने से जो रिएक्शंस होंगे, दैट इज द स्टडी इन विच इज स्टडीड बाय सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ेगा जो सिर्फ सरफेस के रिएक्शंस के साथ इंटरफेस पर जो रिएक्शन होते हैं उनके साथ जो डील करता है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। The bulk phases that we come across in surface chemistry may be pure compounds or solutions। मतलब कि जो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं जिनके फेजेस को वो प्योर कंपाउंड हो सकते हैं और सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ओके, और उनका जो एरिया है कि कितने एरिया पर रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर कि पार्टिकल का साइज क्या है। अगर पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर होगा रिएक्शन के दौरान, और अगर कम है तो कम होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो पहला सवाल हमारे बीच में आ चुका है कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स एट इनसाइड द फेज, इंटरफेस ऑफ टू फेजेस, आउटसाइड द फेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब दो फेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके सरफेस के ऊपर रिएक्शंस होते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस को कौन स्टडी करता है, सरफेस केमिस्ट्री स्टडी करती है। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। सेकंड इज एड्सॉर्प्शन। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो सॉलिड होता है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर जकड़ने में, अपने ऊपर पकड़ के रखने में सामर्थ होता है, ठीक है। जैसे ये है मेरे पास मोबाइल फोन है, ठीक है। ये मोबाइल फोन के ऊपर डस्ट जो है वो जम जाती है, मेरे को हाथ उतार के उसको निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड सरफेस है इसने उनके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया और अपने ऊपर जमा लिया, ठीक है। तो जो चीज इसके कांटेक्ट में आएगी उसके ऊपर वो उसको जमा लेगा। अगर मैं बात करूं कि मेरा हाथ है तो मेरे हाथ के ऊपर बेटा कुछ ना कुछ लगा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, अगर मैं लिखता हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं तो मार्कर जो है वो लिखने के बाद वहीं पर अटका रह जाता है। अगर मैं चौक से लिखता हूं तो चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये सॉलिड की ना एक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने की। अब देखते हैं कि ये कैसे होती है, ठीक है। इसका सारा का सारा माजरा है बेटा एड्सॉर्प्शन। अब ये एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जब
पार्टिकल्स सॉलिड के सरफेस पर ज्यादा रहते हैं और उसके अंदर कम घुसते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल्स सरफेस पर ज्यादा रहते हैं और अंदर कम घुसते हैं उसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ओके, एड्सॉर्प्शन। अब ये देखिए कि ये कोई पार्ट हमारे पास सॉलिड था और सॉलिड के ऊपर कुछ वेकेंट साइड्स थी और उन साइड्स के ऊपर मॉलिक्यूल जाके जम गया। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो सॉलिड है उसके सरफेस के ऊपर साइड्स होनी चाहिए। अगर सरफेस के ऊपर साइड्स होंगी, वेकेंट साइड्स, जहां पर कोई मॉलिक्यूल्स आकर एड्सॉर्ब हो सकता है, ठीक है, तभी एड्सॉर्प्शन होगी और उन साइड्स को कहा जाता है एड्सॉर्प्शन साइड्स। ठीक है, उन्हें कहा जाता है बेटा एड्सॉर्प्शन साइड्स। अब आप देखिए कि ये मेरे पास सॉलिड था, ठीक है, येलो कलर का एक सॉलिड है, उस सॉलिड के ऊपर कुछ डॉट्स बनी हुई हैं। दीज डॉट्स आर वेकेंट साइट्स या फिर आप इसको एड्सॉर्प्शन साइट्स बोल सकते हैं। और जो ब्लू कलर का है वो पेंट हो सकता है, वो इंक हो सकती है, वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, समवट, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो जब क्या होगा बेटा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, अकोमोडेट होने की कोशिश करेंगे। जो सब्सटेंस, सुनना बेटा बात, जो सब्सटेंस अपने ऊपर, जो सॉलिड अपने ऊपर एड्सॉर्प्शन करवाता है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। और जो सब्सटेंस खुद की एड्सॉर्प्शन किसी सॉलिड के ऊपर करवाता है दैट इज एड्सॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है उसे कहा जाता है एड्सॉर्बेंट। ओके, एड्सॉर्बेंट क्या होगा, जैसे हमारा ये सब्सटेंस है येलो कलर का, ये बेटा हमारा एड्सॉर्बेंट हो जाएगा क्योंकि ये अपने ऊपर एड्सॉर्प्शन करवा रहा है और जो एड्सॉर्ब हो रहा है दैट इज एड्सॉर्बेट। ओके, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि चारकोल है, ठीक है, चारकोल अपने ऊपर गैस को एड्सॉर्ब करवाता है। ठीक है, चारकोल अपने ऊपर गैस को एड्सॉर्ब करवाता है, इसलिए चारकोल एक एड्सॉर्बेंट हो जाता है। ठीक है, चारकोल इज एड्सॉर्बेंट। सिलिका जेल, जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, तो लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह, तो उसके डब्बे से एक ना पैकेट निकलता है बेटा छोटा सा, उसे कहा जाता है सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्यों होता है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर है वो उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा लेता है, तो वो भी एक एड्सॉर्बेंट हुआ जो सिलिका जेल है उस पैकेट में से बेटा निकलती है। इसी तरह से एल्यूमिना जेल, ठीक है, ये भी अपने ऊपर एब्सॉर्ब करवा लेती है रेत, मिट्टी, क्ले, मेटल्स जिन्हें हम फाइनली डिवाइड कर देते हैं पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं बेटा वो भी ऑक्साइड्स को अपने ऊपर बना लेती हैं एड्सॉर्ब करवाने के बाद, तो ये सारा कुछ एड्सॉर्बेंट हो जाता है। ओके, तो पहला सवाल है आपके लिए, द अकोमोडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड। जब सॉलिड के सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल स्पीसीज लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इकट्ठे होना उनका, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्सॉर्प्शन। दरअसल एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एब्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि मटेरियल अंदर तक चला जाता है, लेकिन एड्सॉर्प्शन के केस में मटेरियल सिर्फ सरफेस के ऊपर ही लगा रहता है, ओनली ऑन द सरफेस। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्बेंट इज, ये बेटा सभी एग्जांपल हैं एड्सॉर्बेंट की, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज माय आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, अब बात करेंगे एड्सॉर्प्शन इन एक्शन की। चलिए समझते हैं। मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, तो जैसे गाड़ी चलती है बेटा, गाड़ी के ऊपर हम ना शीशे के ऊपर लगा लेते हैं कई बार, ठीक है, तो चलिए एड्सॉर्प्शन की कुछ एग्जांपल को समझते हैं, कहां कहां पर हम एड्सॉर्प्शन को लगाते हैं। एग्जांपल 1, अगर कोई गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और SO2 इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल, तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि गैस एड्सॉर्ब हो जाती है
चारकोल के ऊपर और गैस की क्वांटिटी इन गैसेस फेज कम हो जाती है, और अगर वो कम हो जाएगी तो बेटा जाहिर सी बात है कि प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, अब मान लीजिए कि ये हमारे पास क्लोज्ड वेसल है और यहां पर मैंने रख दी पाउडर्ड चारकोल। चारकोल रखने के बाद अगर मैंने इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस रख दी, ठीक है, रखने के बाद बेटा क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि कुछ गैस का अंश, कुछ गैस का पार्ट चारकोल द्वारा एब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम बात करें कोई ऑर्गेनिक डाई की, जैसे कि मिथिलीन ब्लू है, अगर एनिमल चारकोल उसके अंदर ऐड की जाती है और उसको शेक किया जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल चारकोल है वो सारा का सारा कलर, सारी की सारी डाई अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता है। ओके, ये मेरे पास मिथिलीन ब्लू था। ठीक है, जब मैंने मिथिलीन ब्लू के अंदर एनिमल चारकोल डाला, दिस इज एनिमल चारकोल, आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये हमारे पास एनिमल चारकोल है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एनिमल चारकोल डाल देता हूं तो एनिमल चारकोल डालने के बाद इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ब्लू पार्टिकल्स वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। सारे के सारे ब्लू पार्टिकल्स वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। The molecules of dye thus accumulate on the surface of charcoal are adsorbed and the solution become colorless. Solution become colorless. ठीक है, तो आपको एड्सॉर्प्शन समझ आ रही होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि एड्सॉर्प्शन है क्या। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर है, यानी कि शुगर का कोई सोल्यूशन है, अगर मैं उसको पास करवाता हूं एनिमल चारकोल से तो वो भी कलरलेस हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, क्योंकि वो सारा का सारा मॉइस्चर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, कुछ चीजें नोट करने वाली है बेटा। अगर हम एड्सॉर्प्शन से एड्सॉर्बेट को रिमूव कर देते हैं तो उसे डिसऑर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, एड्सॉर्बेट का लगना एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट का उतरना डिसऑर्प्शन, एड्सॉर्बेट का लगना एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट का उतरना डिसऑर्प्शन। ओके, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। कुछ सवाल देखते हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन is taken in a closed vessel containing powdered charcoal. It is observed that the pressure of gases decreases. ये किस चीज की एग्जांपल है? तो भाई हर किसी को पता है कि ये ऑप्शन बी होना चाहिए, एड्सॉर्प्शन। इसमें एक सी ऑप्शन है बेटा, जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होती है? जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ होती हैं साइमल्टेनियसली, तब उसे जॉर्प्शन कहा जाता है। लेकिन इन दिस केस, जो हमें ऊपर केस दिया गया सवाल में, उसमें ये एड्सॉर्प्शन का केस है, तो मैं उसको ऑप्शन बी ही ऑप्ट करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस। जब मैं कोई एड्सॉर्ब हो चुके सब्सटेंस को उतारता हूं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा डिसऑर्प्शन। और क्या ये ऑप्शन में आएगा? बिल्कुल आएगा। ऑप्शन डी मेरा आंसर होना चाहिए, डिसऑर्प्शन। ओके, गुड। बात करते हैं आगे। आगे की बात करते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन और उसके मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो चलिए। हाँ जी बेटा, तो बात हो रही थी एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है? एड्सॉर्प्शन के केस में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सब्सटेंस की, वो सरफेस के ऊपर होती है, अंदर तक नहीं जाती है, यानी कि बल्क तक नहीं पहुंचती है, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहती है। अगर अंदर जाना भी चाहे तो वो बहुत कम मात्रा में जाएगी, लेकिन ज्यादातर 99% पार्ट उसका बाहर ही रहता है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सरफेस पर भी और अंदर भी, यानी कि बाहर से भी गीला होगा और अंदर भी उसके चीज चली जाती है। ओके, एग्जाम्पल है चौक। जब मैं चौक को लिखता हूं व्हाइट बोर्ड के साथ, ठीक है, या फिर देखिए अगर मैंने चौक को इसके अंदर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस के ऊपर इसके
इंक लग जाएगी लेकिन अंदर तक नहीं जाएगी, तो इसका मतलब कि सरफेस ऑफ चॉक जो है वो उसने इंक को अपने ऊपर जमा लिया, तो दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं चॉक की जगह क्या करूं, अगर वो अंदर तक चली जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। ठीक है, एक नोट कर लीजिएगा बात को कि द प्रोसेस, मैंने पहले भी बताया आपको कि द प्रोसेस इन विच बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ज़ॉर्प्शन। उसे ज़ॉर्प्शन कहा जाता है। ओके, उसे क्या कहा जाता है? ज़ॉर्प्शन कहा जाता है। जैसे कि गैस ऑन जियोलाइट, इसकी एग्जांपल होगी जियोलाइट्स। जियोलाइट मतलब ये कैटलिस्ट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन को समझते हैं कि एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखिए बेटा, एड्सॉर्प्शन अराइजेस बिकॉज सरफेस पार्टिकल्स ऑन एड्सॉर्बेंट आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसके लेफ्ट में दूसरा पार्टिकल होता है, उससे जुड़े होते हैं, राइट में भी पार्टिकल होता है, उससे भी जुड़े होते हैं, नीचे भी पार्टिकल होता है, उससे भी जुड़े होते हैं, ऊपर भी पार्टिकल होता है, उससे भी जुड़े होते हैं। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं उनके आगे पीछे ऊपर नीचे में से कोई ऐसा एक प्लेन होगा जहां पर पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, सपोज कर लो कि जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर और कुछ नहीं है, उनके नीचे भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए वो कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि वो उनके ऊपर आए और उनको बैलेंस करें। ओके, तो दिस इज द रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन। तो आपने देखा कि जो जैसे मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट है जो कि वॉयलेट कलर का है, ये रेड कलर के पार्टिकल्स और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि वो उसके ऊपर आकर उसकी वैलेंसीज को या अनबैलेंस्ड फोर्सेस को कंप्लीट करें, और एड्सॉर्बेट उसकी तरफ आकर्षित होता है, और इसी को हम कहते हैं बेटा एड्सॉर्प्शन। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। आपको पता है इस बात का कि जब एड्सॉर्प्शन होती है तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। इसलिए एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जो सरफेस होता है, सरफेस जब अपने ऊपर किसी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्टेबलाइज होगा। अगर वो स्टेबलाइज होगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और उस केस में वो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव में, डेल्टा एच इज नेगेटिव। जैसे कि ये मेरे पास एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ और उसके बाद हीट बाहर निकलेगी बेटा, हीट बाहर निकलेगी। ओके, एड्सॉर्प्शन इज दस अकंपनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच उसका नेगेटिव आएगा और पार्टिकल्स एक जगह पर टिक जाते हैं, इसलिए उसकी एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। तो यानी कि डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। लेकिन फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी माइनस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो चलिए इस बात को समझते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा अगर डेल्टा एच नेगेटिव रहे और टी डेल्टा एस पॉजिटिव रहे, तभी ये चीज बेटा पॉसिबल है। ओके, एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा डेल्टा एच बिकम लेस। ओके, डेल्टा एच जो है वो कम होता चला जाएगा और अल्टीमेटली वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, और डी डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए उस सरफेस पर हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो हम जितना सब्सटेंस लगाएंगे उतना उतरता भी जाएगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन बराबर हो जाते हैं उस केस में। बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो पहला सवाल है कि द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड। अगर कोई सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बल्क ऑफ द सॉलिड के अंदर, देन उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, ज़ॉर्प्शन, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका जो सवाल का जवाब है दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, माय आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्सॉर्प्शन इज अकंपनीड बाय। जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसे होती है? कौन सी फोर्स उसको लेकर के आती है? ठीक है,
ऑप्शन ए है मेरे पास डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंट्रोपी, या ये दोनों चीजें, या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर है सी ऑप्शन दोनों, क्योंकि उस केस में एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही डिक्रीज होंगी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का है जो है वो खत्म हो चुका है बेटे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन को समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है। दो टाइप्स होती है बेटा एड्सॉर्प्शन की, एक होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिऑप्शन कहा जाता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिजॉप्शन कहा जाता है। फिजिजॉप्शन, केमिजॉप्शन, केमिजॉप्शन, फिजिजॉप्शन, दो तरह की बेटा एड्सॉर्प्शन होती हैं। बात करते हैं फिजिजॉप्शन की। तो जो बेटा फिजिजॉप्शन है उसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट के बीच में फिजिकल फोर्सेस लाइक वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, कौन सी फोर्सेस होती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं, फिजिकल फोर्सेस। ओके, अगर मैंने कोई सब्सटेंस लगाया तो उस सब्सटेंस को उतारना भी उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन जो केमिजॉप्शन होता है उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, या आयनिक बनेगा या कोवलेंट बनेगा, लेकिन वो बात की है। फिलहाल केमिकल बॉन्ड बनता है। ओके, और इसके लिए हमें हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होता है जिससे बॉन्ड बने। ठीक है, जिससे बॉन्ड बने, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। ओके, और उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। डिफरेंसेस क्या है फिजिजॉप्शन और केमिजॉप्शन में? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। फिजिजॉप्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर आपका क्या डिफरेंस आप लिख सकते हो? पहली बात है कि जो फिजिजॉप्शन है वो फिजिकल फोर्सेस से होता है, यानी कि वंडरवाल फोर्सेस से, और जो केमिजॉप्शन है वो कैसे होता है बेटा? वो होगा केमिकल बॉन्ड से। दैट विल बी ड्यू टू केमिकल बॉन्ड, यहां पर केमिकल बॉन्ड बनेगा। दूसरा है कि फिजिजॉप्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये किसी भी चीज को किसी के ऊपर भी आप चिपका सकते हो, लेकिन केमिजॉप्शन के अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल ही बॉन्ड बनाएगा जिससे उसका बॉन्ड बनता होगा। ठीक है, जिससे उसका बॉन्ड बनता होगा, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर जो चीज बनती है वही बनेगी, हर कोई उसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता। तीसरी चीज है कि फिजिजॉप्शन इज रिवर्सिबल, क्योंकि ये वीक फोर्सेस होती हैं, फिजिकल फोर्सेस होती हैं, तो जब मर्जी लगाओ जब मर्जी उतारो, जब मर्जी लगाओ जब मर्जी उतारो। जैसे कि आप कह सकते हो कि मैंने पेंट लगा दिया और पेंट को उतारना भी उतना ईजी होता है बेटे। ओके, और केमिजॉप्शन का जो बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड जो बन गया वो बन गया, उसको आप वापस नहीं लेके जा सकते। अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता तो मैं रस्टिंग ऑफ आयरन को वापस इरिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा सिंपल और न्यू आयरन में कन्वर्ट कर लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी एक लेयर जो गई वो गई बेटा। फिजिजॉप्शन के अंदर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, लेकिन यहां पर एड्सॉर्प्शन की जो एंथैल्पी वो हाई होती है केमिजॉप्शन के अंदर, क्योंकि स्टेबिलिटी भी ज्यादा है ना उसकी। फिजिजॉप्शन के अंदर हमें लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, यानी कि जैसे अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है फिजिकल के केस में। ओके, लेकिन केमिजॉप्शन के केस में कुछ उल्टा है, यहां पर हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्योंकि एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसको पूरा करने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक वीक एड्सॉर्प्शन है फिजिकल वाली, और जो केमिकल वाली है बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन है। ये भी आपका एक डिफरेंस बन जाता है। फिजिजॉप्शन प्रेशर के लगाने पर इंक्रीज होगी। कैसे? सपोज करो कि आप एक फॉर्म लेकर उसके ऊपर फोटो लगा रहे हो। ठीक है, जब आप फोटो लगाते हो तो फोटो को चिपकाने के बाद बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो मुक्का नहीं मारते। ठीक है, फोटो को चिपकाने के बाद हम मुक्का मारते हैं कि नहीं मारते बेटा? मारते हो कि नहीं मारते हो? मारते हो ना। तो जब आप फोटो को चिपकाने के बाद आपने ग्लू लगाया, फोटो को चिपकाया, उसके बाद उसको मुक्का मार के प्रेशर लगा के आपने चिपकाया, क्योंकि आपको पता है कि फिजिजॉप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। और दूसरी बात क्या है कि यहां पर कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है,
लेकिन केमिसॉर्प्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिजिसॉर्प्शन मल्टीलेयर फिनोमिना है। मैंने पहले अपनी दीवार पर येलो पेंट करवाया, फिर रेड करवाया, फिर ग्रीन करवाया, फिर व्हाइट करवाया, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बन सकती है। पेंटर लोग बड़ा बनाते हैं, जो पेंटर्स होते हैं ना, वो भी एक कलर के बाद दूसरा कलर, ये नहीं जचा, तीसरा कलर ये भी कुछ जचा नहीं, चौथा कलर, तो ऐसे वो कलर के ऊपर कलर करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीलेयर फिनोमिना, फिजिसॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है उसमें सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, जहां पर बॉन्ड बनता है वहां पर बन गया, वापस उसको आप उतार नहीं सकते हो, उसके ऊपर कोई दूसरा बॉन्ड चढ़ा नहीं सकते हो। इसके अलावा कुछ और काम की बातें सुन लो बेटा, कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, वो केमिसॉर्प्शन बन सकती है अगर उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, एमसीक्यू है पहला, द एड्सॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स इज नॉन एज। क्या होगा बेटा वीक वंडर वाल फोर्स से? यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज फिजिसॉर्प्शन, और फिजिसॉर्प्शन इज माय आंसर। फिजिसॉर्प्शन क्या है? क्या वो रिवर्सिबल है? क्या वो इरिवर्सिबल है? क्या वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि रिवर्सिबल होना है कि नहीं होना, या फिर आप कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते? तो इसका आंसर है कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को? तो बेटा पहला है इफेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एरिया, थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेट की। तो बच्चे ऐसा है कि जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है, वो जल्दी एड्सॉर्ब करती है। तो और किसी भी गैस को लिक्विफाई होने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। तो जितना ज्यादा हाई होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, उतना ही जल्दी गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, उतनी जल्दी गैस लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि गैस को लिक्विफाई करने के लिए ठंडा करना पड़ता है, और जितना हम कम ठंडा करेंगे उतना ही वो जल्दी लिक्विफाई होगी। इसका मतलब कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसको ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा ठंडा करने पर भी लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, और इसलिए जैसे क्लोरीन है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 417 केल्विन। ठीक है, तो अगर मैं 417 केल्विन से नीचे लेकर के जाता हूं इसको, तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन का है 126 केल्विन, तो उसके लिए मेरे को 126 से नीचे लेके जाना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जल्दी एब्जॉर्ब होगा और नाइट्रोजन गैस लेट एब्जॉर्ब होगा। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस एंड वॉल्यूम्स जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि SO2 गैस है, अमोनिया है, CO2 है, CH4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, और जो वो अमाउंट एब्जॉर्ब करते हैं वो है आपके साथ ये दे रखा है मैंने। ठीक है, 380, 180, 1 ml के हिसाब से। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बेटा डिक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एरिया। द ग्रेटर द स्पेसिफिक एरिया, देखिए स्पेसिफिक एरिया होता क्या है? द एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक एरिया। जितना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एमसीक्यूज, पहला सवाल, फिजिसॉर्प्शन को कौन इफेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है बेटा ऑल ऑफ दीज, सभी चीजें उसको कर सकती हैं अफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सी स्क्वायर रूट ऑफ सरफेस एरिया एंड मीन वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल रहेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा एड्सॉर्प्शन, अगर वो फिजिकल है तो। ठीक है, जितना गैस एड्सॉर्ब होगा वो टेम्परेचर पे के उल्टा यानी कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, लेकिन ये सिर्फ एड्सॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन के लिए ही ट्रू है। यहां पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर के साथ। यहां पर x अपॉन m इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि जब आप किसी फॉर्म के ऊपर फोटो लगाते हो तो मुक्का मारते हो, क्योंकि यू नो कि प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन केमिसॉर्प्शन के लिए क्या होता है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है प्रेशर के साथ, और एक समय के बाद वो कांस्टेंट हो भी जाता है। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर वो ग्राफ कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो डिक्रीज भी होगा। क्वेश्चंस, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डैश इन टेम्परेचर। A decreases, B increases, C remains same and D first increases and then decreases। तो इसका आंसर आ जाएगा increases। ओके, नेक्स्ट है बेटा, प्रेशर के साथ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इसका जवाब है कि इंक्रीज होगा, क्योंकि मुक्का हमारे बिना फोटो चिपकता नहीं है, ये सोचना है कुछ बच्चों का। अगला सवाल, केमिसॉर्प्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट पहले इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है उसके बाद वही टेम्परेचर अगर हम और ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो बॉन्ड को तोड़ना भी शुरू करेगा। इसलिए मेरा आंसर आएगा सी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो आई होप कि आपको एड्सॉर्प्शन के बारे में काफी नॉलेज हो चुकी है, और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।